अस्सलाम वालेकुम तोफ़ा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद दोस्तों, मैं फ़ुरकान हैदरी हूँ और आप देख रहे हैं लिखियातीस। दोस्तों, एक और जुमा है और एक और इकरा का एपिसोड है। और हर बार की तरह पहले थोड़ा-सा अपने पूरे हफ़्ते का अहवाल बता दूँ आप हज़रात को ताकि आगे बात करने में आसानी हो। मेरी जो लास्ट वीडियो आई है इकरा वाली और बिलख़ुसूस देबिल वाली, उसमें लोगों ने मुझे ये फ़ीडबैक दिया है कि फ़ुरकान भाई, जब आपने इस चैनल का आगाज़ किया था, जब आपने लिखियातीस की पहली वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की थी, तो आपकी ज़ुबान ख़ासी आसान थी। यानी आप आसान ज़ुबान में बात करते थे। ये आपको क्या हुआ है? इतने मुश्किल अल्फ़ाज़ क्यों इस्तेमाल करने लगे हैं? तो बात तो उनकी ठीक है, क्योंकि जब मैंने लिखियातीस की पहली वीडियो से स्टार्ट किया, तो मैंने जानबूझकर दानिस्ता तौर पर अपनी ज़ुबान को बहुत आसान रखा था, ईज़ी रखा था, बीच में इंग्लिश भी शामिल की थी ताकि सुनने वाले आसानी से समझ जाएँ। लेकिन अब चूँकि दैट इज़ नॉट माय फॉर्टे, मैं उस तरह का नहीं हूँ। मैं जब किसी से बात कर रहा होता हूँ उर्दू में, अब पंजाबी में बात कर रहा हूँ तो एक अलग बात है, फिर तो वो हमारी मादरी ज़ुबान है, उसका एक अलग मामला है। लेकिन जब उर्दू में बात करता हूँ, बिलख़ुसूस आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू मी, जब मैं कैमरे के सामने बैठकर बात करता हूँ, तो अपने आप वो अंदर से उर्दू निकलती है, क्योंकि दैट्स माय अपब्रिंगिंग, मेरी अपब्रिंगिंग उस तरह हुई है। मैंने वही पढ़ा है, मैंने वही सीखा है और वही मेरे नुत्क़ का हिस्सा बन गया है, वो मेरे वोकैब्युलरी का हिस्सा बन गया हुआ है। तो मैं अब, चूँकि उन्होंने मुझे कह दिया, तो मैं दोबारा से खुद को थोड़ा-सा टोन डाउन करता हूँ और कुछ बेहतर ज़ुबान में, यानी कि समथिंग दैट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल, जो सबको समझ आ जाए, मैं उसमें बात करने की कोशिश करता हूँ। तो आज की किताब दोस्तों, सूरत-ए-हाल ये है कि तकरीबन 2 हफ़्ते पहले मैं आप हज़रात के सामने हिस्ट्री ऑफ गॉड लाया था, कैरन आर्मस्ट्रांग साहिबा की। और मैंने आप हज़रात को ये कहा था, तमहीदी तौर पर बता दूँ बस, यानी कि एज़ अ प्रीलूड, एज़ अ प्रीफ़ेस बता दूँ, फिर मैं जानबूझकर बीच में इंग्लिश के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। और मैं खुद को भी इवॉल्व करता रहूँगा, जैसे-जैसे लोग कहेंगे कि फुरकान भाई इस तरह बात करो, तो ज़ाहिर है अब मैंने आवाम के लिए वीडियो बनानी है, तो जब उनको समझ में नहीं आएगी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो उनके लिए कुछ ना कुछ एक्सेसिबल तो करना पड़ेगा। तो जब मैंने हिस्ट्री ऑफ गॉड वाली वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें आप हज़रात से कहा था कि दरअसल जो मेरी फ़ेवरेट बुक है, जिसने मुझ पर असर किया है, वो हिस्ट्री ऑफ गॉड नहीं है, वो बैटल फॉर गॉड है। और मैंने पूरा एक सिलसिला बैटल फॉर गॉड पर मैंने यानी कि बेसिकली हिस्ट्री ऑफ गॉड जो है वो बेसिकली एक तमहीद है, एक प्रीफ़ेस है बैटल फॉर गॉड का, कि पहले आपको पूरी तारीख़ समझ में आ जाए इन तीनों मज़हबों की, अदियान इब्राहिमी जिसे हम कहते हैं, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और फिर मैं बैटल फॉर गॉड पर आऊँगा। तो अब वो वक़्त आन पहुँचा है कि मैंने बैटल फॉर गॉड पर बात करनी है। दोस्तों, ये किताब है, इसका उर्दू नुस्ख़ा है खुदा के लिए जंग, और नीचे उन्होंने लिखा है तौहीदी मज़ाहिब की तारीख़, जबकि दिस इज़ नॉट व्हाट द ओरिजिनल बुक सेज़। द बैटल फॉर गॉड एन इमर्जेंस ऑफ फंडामेंटलिज़्म, क्योंकि ये किताब फंडामेंटलिज़्म पर है और फंडामेंटलिज़्म किस तरह हमारे वजूद में आया है, किस तरह तख्लीक हुआ है, हमारे सोसाइटी के अंदर किस तरह एम्बेड हुआ है, ये इस किताब की कहानी है। तो ये इस किताब का अरबी उर्दू नुस्खा है, और इस नुस्खे के अलावा भी गालिबन फ़िक्शन हाउस ने इसका एक और तर्जुमा भी किया है। तो मेरे पास दोनों ही तर्जुमे पड़े हैं, और मैं आप हज़रात को पहले ही बता दूँ कि मैंने दोनों ही नहीं पढ़े। मैंने इंग्लिश में पढ़ी है किताब, उर्दू में मैंने नहीं पढ़ी किताब। मैं उर्दू में इसीलिए आप हज़रात के सामने लेकर आता हूँ, लेकिन जब मैं थंबनेल बनाता हूँ तो मैं इंग्लिश किताब की तस्वीर भी थंबनेल में ऐड करता हूँ। लेकिन अब चूँकि लिखियातीस एक उर्दू चैनल है, उर्दू किताबों पर बात हो रही है, इंग्लिश किताबों पर अब तक मैं आया नहीं हूँ, तो मैं तराजिम आप हज़रात के सामने ले आता हूँ, जबकि मैंने इंग्लिश वाला नुस्खा पढ़ा होता है, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट है। और कभी रेफ़रेंस के तौर पर इंसान को दोबारा ढूँढना पड़ जाए, तो फिर उर्दू तर्जुमे की तरफ इंसान तवज्जो करता है, वो भी क्योंकि आसान, अपनी ज़ुबान है तो आसान है। तो ये बहुत रेयरली होता है मेरे साथ कि मैं उर्दू तर्जुमे की तरफ जाऊँ जब मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा हो। तो एनी हाउ, इस किताब पर बात करनी है हमने, और आपको याद होगा हिस्ट्री ऑफ गॉड वाली वीडियो में मैंने आप हज़रात के सामने 2 टर्मिनोलॉजीज़, 2 टर्म्स, लोगोस और मिथोस। मिथोस यानी कि असातीर, और असातीर से जन्मा हुआ एक इंसान का वो मज़हबी पहलू जो उसको ज़्यादा स्पिरिचुअल रखता है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर मोजज़ात हैं या लार्जर देन लाइफ कहानियाँ हैं,
वो जो इंसान कभी भी अक्ली तौर पर समझ नहीं पाता। और फिर दूसरा लोगोस, लोगोस यानी कि हर चीज को अक्ल के तराजू में तोलना और फिर उसको समझना और फिर उसे तस्लीम करना। दैट इज एज सिंपल एज दैट। मिथोस यानी कि मिथ्स, असातीर, लोगोस यानी कि लॉजिक। अब हुआ है ये है दोस्तों कि ये दोनों टर्म्स हमेशा एक दूसरे के साथ जंग में रहे हैं, ये हालत जंग में है और ये बिल्कुल एक सी-सॉ की तरह चलता रहा है मामला। जब मिथोस ऊपर जाता है, या तराजू की तरह, जब मिथोस ऊपर जाता है तो लोगोस नीचे हो जाता है और जब लोगोस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर मिथोस नीचे हो जाता है। यही तरीकाकार है, पिछले 1000 सालों में, 1500 सालों में यही हुआ है कि जब आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके कल्चर के अंदर, आपके मजहब के अंदर मिथोस एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, यानी कि एक कुवत बन जाती है, तो फिर लोगोस यानी कि लॉजिक एक पिछली सीट ले लेता है। और जब आप लोगोस को आगे करते हैं, जिस तरह मॉडर्निज्म में हुआ या प्री मॉडर्निज्म में हुआ, तो फिर मिथोस कहीं पीछे चला जाता है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि जो आखिर में बताऊंगा, अभी थोड़ी बता दूंगा, अब तो हमने बात करनी है ना। अब होता ये है, चूंकि ये दोनों के साथ हालत जंग में है, लोगोस भी और मिथोस भी, तो एक टेंशन रहती है, यानी कि कोई इस तरह से डोरी खींच रहा है, कोई इस तरह से डोरी खींच रहा है, और यही जो डोरी खींची चली जा रही है, ये डोरी कौन सी डोरी है? ये डोरी है कल्चर की, रिलीजन की और सोसाइटी की। और यही 3 चीजें हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है या जो एक बुनियादी कहानी है इस किताब बैटल फॉर गॉड की। मिसाल के तौर पर जैसे स्पिनोजा है या जॉन लॉक है। अब स्पिनोजा कट्टर लोगोस को मानने वाला था, यानी कि अक्ली दलाइल पर चलने वाला शख्स था। और दूसरी तरफ पैस्कल की तरह के लोग हैं जो कि 100% लोगोस को तस्लीम नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़े से स्केप्टिक रहते हैं कि नहीं, अगर आप लोग मिथोस को अपनी तारीख में से, अपने मजहब में से, अपने कल्चर में से या अपनी सोसाइटी में से निकाल देंगे, तो स्पिरिचुअलिटी कहाँ जाएगी, एसोटेरिसिज्म कहाँ जाएगा? तो जो इंसान रिलैक्सेशन फील करता है, पीस फील करता है, अपने गमों का मदावा ढूंढता है मजहब के अंदर, वो कहां से मिलेगा उसको? अगर हर चीज आप लोग लॉजिक से ही और अक्ल से ही साबित करने लगोगे, तो फिर आप लोग जो जो तस्कीन तलाश करते हो मजहब के अंदर, वो आपको कैसे मिलेगी? वो तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मॉडर्निज्म और लोगोस दो धारी तलवार है। बेशक वो अपने साथ प्रोग्रेस लेकर आती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस लेकर आती है, लेकिन साथ साथ वो इंसान को खाली छोड़ देती है, एलियनेटेड फील करती है। जाहिर है, अगर आप हर चीज लॉजिक से सोचने लगेंगे तो आप ये कैसे सोच पाएंगे कि किसी का हाथ आपके सर पर है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपका ख्याल रखने के लिए मौजूद है, कोई आपका हर कदम मॉनिटर कर रहा है, और अगर आप कहीं ठोकर लगकर गिरोगे तो कोई आपको संभालने वाला है। ये सोच सिर्फ इस्लाम में नहीं, बल्कि तीनों अदियान इब्राहिमी के मजहबों में मौजूद थी। और ये जंग तीनों ही मज़ाहिब में चलती रही है, सिर्फ इस्लाम में नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी और जुडिज्म में भी। मिसाल के तौर पर फिर मिसाल दे रहा हूं, जैसे 1492 में स्पेनिश इंक्विजिशन हुआ है और जूस जो हैं उनको स्पेन से निकाल दिया गया है। तो उससे क्या हुआ? उससे कबाला का राइज हुआ, ल्यूमियानिक कबाला। उससे क्या हुआ? उससे लोगों ने अपने गम का मदावा ढूंढना शुरू किया, लोगों को मिस्टिसिज्म दोबारा मिला, लोगों को वो जो सेंस ऑफ मिस्ट्री थी वो दोबारा मिली, लोग दोबारा माइल हुए मजहब की तरफ, एल्कमी के जरिए या जादू के जरिए लोग मजहब की तरफ वापस आए, क्योंकि लोगों को ये एहसास हुआ, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के साथ बहुत आसानी से, बहुत प्यार से रह लेता है, क्यों? क्योंकि उसे ये तस्कीन होती है कि उसकी माँ पास है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। आजकल साइंस ये कहती है कि अगर आपका टॉडलर है, छोटा बच्चा है, यानी कि 1 डेढ़ साल का है, तो आप उसे डे केयर में ना छोड़ें, आप उसे किसी नैनी के साथ, किसी आया के साथ ना छोड़ें। अगर वो खेल कूद भी रहा है तो आप उसकी नजरों के दायरे के अंदर, इहाते के अंदर रहें। क्यों? क्योंकि अगर जब वो अपने एक्सप्लोरेशन कर रहा है, वो दुनिया देख रहा है, वो किसी खिलौने के साथ खेल रहा है, वो पूरे घर में घूम रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो उसे अपनी माँ का चेहरा सामने नजर आना चाहिए। उससे क्या होता है? उसको तस्कीन मिलती है कि हाँ, बेशक मैं घूम रहा हूं, मैं अपने काम कर रहा हूं, मैं खेल कूद रहा हूं, मैं दुनिया देख रहा हूं, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ है। इससे बच्चे को एक तस्कीन मिलती है। और अगर जब वो मुड़कर देखेगा और उसकी माँ वहां पर नहीं होगी तो क्या होगा? डर पैदा होगा। और वो डर उस बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, उस बच्चे के ज़हनी परवरिश के लिए बहुत बुरा है। तो यही मज़हब के साथ भी है और ये हर इंसान के साथ है, क्योंकि ये फितरत है। अगर इंसान का ये फीलिंग, इंसान का ये बिलीफ कि भाई मुझे खुदा नहीं देख रहा, मुझे खुदा मेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा, तो फिर उसके मज़हब के अंदर क्या रह जाता है?
क्योंकि मजहब का दरअसल मतलब क्या है, बिलीव्स का दरअसल मतलब क्या है? बिलीव्स का मतलब ये है फाइंडिंग पीस। जब आप किसी मुश्किल में होते हो तो आप खुदा को ढूंढते हो। जैसे वो चार्ल्स डिकन का बड़ा मारूफ एक वीडियो है कि जिसमें वो खुदा के होने ना होने पर बहस कर रहा है, लेकिन जब उसको सवाल का जवाब नहीं आता तो कहता है वो गॉड। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये एक फितरी अमल है, ये फितरी अमल है और ये हर किसी के साथ होता है। तो अगर आप यहां से निकाल देंगे, अब मैं एडवोकेट नहीं कर रहा कि मिथोस सही है कि लोगोस ठीक है, ये एक अलग मामला है, मैं अपने अपने अपनी आराय यहां पर नहीं पेश करना चाह रहा, लेकिन यही तरीका कार है। जब आपने जूस को स्पेनिश इंक्विजिशन के जरिए स्पेन से निकाल दिया, उससे क्या हुआ? उससे उनको वो दुनिया मिली जो उनके मजहब को नहीं मानती थी, जो उनकी बिलीफ्स को नहीं मानती थी। उनको यूरोप में जाकर बसना पड़ा। उससे उनके अंदर एक सेंस ऑफ फियर पैदा हुआ और फियर से जन्मी कबाला। अब खैर कबाला तो बहुत पुरानी है, लेकिन एक्टिव नहीं थी, फाल नहीं थी। फाल कब हुई? फाल स्पेनिश इंक्विजिशन के बाद हुई। क्यों? क्योंकि गमों का बदावा ढूंढना था, कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी ढूंढनी थी कि भाई हमको सिक्योरिटी है, हमारे पास ये है जो हमको बचा लेगा। बेसिकली क्या हुआ? chaos। जब आप अपने एक मजहब से तय किए गए एक रास्ते पर नहीं चल पाते या अपने सोसाइटिकल या कल्चरल नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर पाते तो chaos होता है। और chaos का फायदा उठाकर एक ऐसी चीज मारिज वजूद में आती है जो शायद उस वक्त ठीक लग रही हो लेकिन ठीक ना हो, और वो है फंडामेंटलिज्म, जो कि इस किताब का कोर बिलीफ है कि फंडामेंटल दरअसल क्यों राइज में आया। क्योंकि कैरन आर्मस्ट्रांग साहिबा ये नहीं कहती कि फंडामेंटलिज्म दरअसल गलत है, नहीं, वो कहती है फंडामेंटलिज्म खुद दरअसल एक्शन नहीं है, फंडामेंटलिज्म रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको इससे पहले की तारीख समझनी पड़ेगी कि इससे पहले हुआ क्या है जिसने फंडामेंटल को जन्म दिया है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में हुआ, इवेंजलिज्म आया, इस्लाम में हुआ, बहुत सी इस तरह के सेक्ट्स आप हजरात के सामने आए कि जो बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट थे अपनी बिलीफ्स में। यानी कि फंडामेंटलिज्म क्या? फंडामेंटलिज्म ये कि आप अपने ट्रेडिशन को, अपने नॉर्म्स को और अपने स्क्रिप्चर्स को, अपनी आसमानी किताबों को, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, उनकी लिटरल मीनिंग को फॉलो करें और उसके अंदर कोई खास न्यूआंस ना निकाले। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि फंडामेंटल मार्ज वजूद में आया। फंडामेंटलिज्म ने क्या किया? फंडामेंटलिज्म ने सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे दी। फंडामेंटलिज्म ने लोगों को कहा कि नहीं, आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को और पुराने तरीकाकार मजहब को समझने को फॉलो करें और उससे आपको सिक्योरिटी मिलती है। और इससे मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ मजाहिब, मुख्तलिफ फिरक जो है वो मारिज वजूद में आए। और फिर ये हुआ कि मॉडर्निज्म की और फंडामेंटलिज्म की एक जंग शुरू हो गई, यानी कि बाकायदगी के साथ एक ऐसी जंग शुरू हो गई जो कि शायद आपको मैदानों में नजर ना आए लेकिन तहरीरों में नजर आएगी, आवाजों में नजर आएगी। ये जंग तब से चल रही है और आज तक चल रही है। हाँ, ये हुआ है कि आज के दौर में या आज से 200-300 साल पहले ये हुआ कि कुछ ऐसी आवाजें आना शुरू हुई कि जो इन दोनों अप्रोचेस को, मिथोस और लोगोस, इन दोनों अप्रोचेस को मेल मिलाकर एक नई अप्रोच की तरफ इशारा कर रही थी। जिस तरह अल्लामा हिल्ली ने इज्तिहाद को तरजीह दी कि नहीं, आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग से मजहब को रिब्रांड कर सकते हैं, आप मजहब की न्यूआंसेस, मॉडर्न दौर में जो मसाइल पेश आ रहे हैं उसको एक नए तरीके से सोच सकते हैं, आप ट्रेडिशनलिज्म और फंडामेंटलिज्म से हटकर एक नया रास्ता निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ फिर हमें शेखिया मूवमेंट भी नजर आती है कि शेखियों ने क्या किया। शेखी बिल्कुल अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ खड़े रहे और उससे फिर उन्होंने नुकसान भी उठाया। लेकिन जैसे जैसे 20वीं सदी आई, हमने देखा कि अल्लामा मौदूदी हैं या खुमैनी साहब हैं, उन्होंने एक नए नजरिए को तरजीह दी, थियोक्रेसी। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ मजहब से ही एक मुल्क को चला सकते हैं, आपको मजहब के उसूलों को एक मुल्क का असूल बनाना पड़ेगा, अल्लामा मौदूदी ने और फिर खुमैनी साहब ने विलायत फ़क़ीह के जरिए से। तो ये मामला चलता रहा है और ये कांस्टेंट जंग है जो कि चल रही है, आज तक चल रही है, लोगों की तहरीरों में चल रही है, लोगों के ज़हनों में चल रही है। अब ये सिर्फ मजहब के साथ मेल नहीं खाता, यानी कि इसका कनेक्शन मजहब के साथ नहीं है, ये पूरे मसले का, ये इंसान के हर कदम के साथ इसका कनेक्शन है, कल्चर के साथ है, रिलीजियस नॉर्म्स के साथ है, सोसाइटिकल नॉर्म्स के साथ है। किस तरह एक इंसान अपनी औलादों की तरबियत करता है, उसके साथ है। तो जब तरबियत बीच में आ जाती है तो फिर आप पूरे वर्ल्ड व्यू को ले लें, पूरा का पूरा वर्ल्ड व्यू आ जाता है उसके अंदर, हर चीज इसके अंदर वैल्यू रखती है। तो ये जो एक जंग है फंडामेंटलिज्म की और मॉडर्निज्म की, ये इंसान के हर एक एस्पेक्ट को असरअंदाज करती है। और इसको समझने के लिए इंसान को उसकी तारीख पर जाना पड़ेगा, तारीख में जाना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों है। अब मिसाल के तौर पर इस तरह सरोश हैं,
सरोज एक नई न्यूआंस्ड मॉडर्निज्म की बात करते हैं कि जिससे मजहब को एक नए तरीके के साथ आप पेश कर सकते हैं, जिसके अंदर न्यू वे ऑफ थिंकिंग हो। जैसे कि अब जाहिर है 21वीं सदी आ गई है, मिलेनियल्स चले गए हैं, जेन जी भी ऑलमोस्ट जा रहे हैं, जेन जेड है कि एक्स है क्या है, जो भी आ गया बहरहाल। तो अब एक नया वे ऑफ थिंकिंग हमारे वजूद में आया है, नए मौज़ूआत हैं, नई बहसें हैं, नए न्यूआंसेस हैं, नए दलीलें हैं, और जो बहसें भी हो रही हैं, जिन बेसिस पर बहसें हो रही हैं, वो भी मुख्तलिफ हैं। अब पुरानी बहसें तो नहीं रही, बहसें तो तब्दील हो गई हैं। तो इसीलिए मज़हब को एक नया अप्रोच देना, मज़हब को एक नया रंग देना, मज़हब को एक नई ऐनक से देखना बहुत ज़रूरी है। ये आजकल के लोग जो हैं, कई लोग हैं, जिस तरह मैंने सरोज साहब का नाम लिया, वो एडवोकेट कर रहे हैं, जिससे आपका मिस्टिसिज्म और लॉजिक के दरमियान एक ब्रिज बन जाए, और ये ब्रिज जो है, ये पीस का काम करे, ना कि एक्सट्रीमिज्म का काम करे। क्योंकि जब आप फंडामेंटलिज्म की तरफ जाएंगे या आप लोगोस की तरफ जाएंगे, मॉडर्निज्म की तरफ जाएंगे, तो दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म तो है, और जब तक आप इन्हें मिला नहीं पाएंगे, एक्सट्रीमिज्म बरकरार रहेगा। तो एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए आपको एक ब्रिज बनाना जरूरी है, और इस नए वर्ल्ड व्यू को समझने के लिए आपको उन एहसासात को समझना बहुत जरूरी है कि जो फंडामेंटलिज्म को दरअसल हमारे वजूद में लेकर आए। वो एंग्जाइटीज, वो डर, वो खौफ, वो सेंस ऑफ फियर कि हम अपने मजहब से दूर हो जाएंगे, जब तक उसे नहीं समझा जाएगा, उसे अपनी बुनियादी मानवीय एतबार से नहीं समझा जाएगा, आप आगे कोई कदम नहीं उठा सकते। और यही कैरन आर्मस्ट्रांग साहिबा का मेन आर्गुमेंट आता है। कैरन आर्मस्ट्रांग साहिबा कहती हैं, वो कोई आसान जवाब नहीं देती, वो कहती हैं कंट्रोल सर्च करना चाहिए। यानी कि दुनिया जो है वो एक क्योटिक दुनिया हो गई है, दुनिया में कंट्रोल कोई नहीं है। तो आपको एक कंट्रोल ढूंढने के लिए आपको एक ऐसा रास्ता तलाश करना पड़ेगा कि जिसके अंदर आप दोनों ही घर पूरे कर सकें, लेकिन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर कियोस, एनार्की फैलेगी, और उसके लिए आपको दोनों ही पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। जब तक दोनों पहलुओं को नहीं समझेंगे, आप सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं ला पाएंगे, आप ऐसी ब्रिज नहीं बना पाएंगे कि जिससे ये दोनों ही पहलू या दोनों ही फिरक साथ जुड़ सकें। और आसान काम थोड़ी है, मुश्किल काम है बहरहाल, लेकिन ये बहुत जरूरी काम है, और इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया है खुदा के लिए जंग, बैटल फॉर गॉड। दरअसल ये खुदा के लिए जंग नहीं है, ये खुदा पर होने वाली जंगें नहीं है, ये साइकोलॉजिकल जंगें हैं, जो इंसान मजहब की सोल के लिए, मजहब की एसेंस के लिए लड़ता रहा है पिछले 1000 साल में। ये किताब उस बारे में है, और कमाल की किताब है यार, मैं कहता हूं कमाल है। यानी ये किताब इतने कॉम्प्लेक्स मसाइल को नेविगेट करती है कि जो आपकी इस सदी के अंदर लाजम मलजूम है, बहुत जरूरी हो गए हैं। इसलिए जब आप ये किताब उठाएंगे, आप एक मरतबा पढ़ेंगे, तो ये किताब आप पर असर छाप छोड़ जाएगी, अपनी असर छोड़ जाएगी, आपको दोबारा खोलकर पढ़ने का जी चाहेगा। इतनी मजबूत किताब। कैरन आर्मस्ट्रांग साहिबा की सारी किताबें पढ़ चुका हूं मैं, जितनी किताबें उन्होंने, छोटे छोटे रसाले भी उन्होंने जो लिखे, वो सारे मैंने पढ़े हैं। लेकिन जो असर इस किताब ने किया है, वो कमाल का है यार, कमाल असर किया है इस किताब ने। क्योंकि ये किताब ऐसे एक मसले को लेकर आगे बढ़ रही है कि जो मसला आम निगाहों में, यानी कि नॉर्मल आईसाइट में नहीं है हमारे, हम नहीं जानते क्या सामने क्या हो रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, और साइकोलॉजिकली जो हो रहा है उसके पीछे क्या तारीख बंद है, और क्या क्या होता रहा है, और उसके नतीजे में क्या क्या हुआ है, ये पूरा इहाता करती हैं कैरन आर्मस्ट्रांग साहिबा। और हर, यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा, स्पेनिश इंक्विजिशन से लेकर फिर ये इस्लाम की तरफ आती हैं। मिस्र में क्या हुआ, नजफ में क्या हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या हुआ, या क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, रेनेसांस आ गया, आर्ट ने कैसे इन्फ्लुएंस किया इसको, कल्चर ने कैसे इन्फ्लुएंस किया इसको। हालांकि ये किताब 20 साल पुरानी है, लेकिन अगर आप देखें तो इतनी रेलेवेंट है आज के दौर में भी, कि कुछ बदला नहीं है, खास कुछ भी नहीं बदला। हाँ, ये हुआ है कि जैसे मैंने आप हजरात से कहा कि लोगों का सोचने का नजरिया थोड़ा तब्दील हुआ है, बहसें तब्दील हो गई हैं, वे ऑफ थिंकिंग तब्दील हो गया है, लेकिन ये किताब 95% आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि मसाइल आज भी वही हैं हमारे, मसले तब्दील नहीं हुए, फंडामेंटल मसले वही हैं। इसलिए तो फंडामेंटलिज्म पर है किताब। खैर, मैं आप हजरात को दोबारा ये कहूंगा, दिस इज अ वेरी गुड बुक, आप इसे जरूर पढ़ें, आप इसे मिस मत कीजिएगा। ये किताब, मेरी जितनी भी पहले किताबें आई हैं, जो यानी कि गालिबन ये 11वीं किस्त है इकरा की, इस मौजू पर जितना मुझे इस किताब ने इन्फ्लुएंस किया है, यानी कि मुझे सोचने पर मजबूर किया है कि यार वाकईन इन चीज़ों को तो हमने सोचा ही नहीं था, इन चीज़ों को तो हमने देखा ही नहीं था, इन चीज़ों के बारे में हमने गुमान भी नहीं किया था कि ये चीज़ें भी हुई हैं। क्योंकि एक इंसान आम तौर पर किस तरह का होता है, दीनदार होता है, अपना काम करता है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है। लेकिन जो शख्स
सोचने वाला है, जो शख्स समझने वाला है, साहिब फ़हम है, हसास है, सेंसिटिव है, वो चीज़ों को अपने असल से यानी कि अपने सिरे से, अपने स्टार्ट से पकड़ने की कोशिश करता है। तो अगर आपने किसी चीज़ को स्टार्ट से समझना है और इन मसाइल को स्टार्ट से समझना है, तो फिर आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। हाइली रिकमेंडेड। इससे ज़्यादा रिकमेंड मैं कोई बुक नहीं कर सकता। यानी कि मैं जब से भी ये इकरा सीरीज़ शुरू की है, मैं यही सोच रहा हूँ कि बैटल फॉर गॉड के बारे में बात करनी है भाई। हाइली रिकमेंडेड, कमाल की किताब है, डू नॉट मिस इट। 2 इसके नुस्खे हैं मेरे मेरे पास, एक जैसे मैंने कहा फिक्शन हाउस ने तर्जुमा किया है और ये तर्जुमा किसने किया है भाई, अभी बता देता हूँ मैं आपको, बुक कॉर्नर ने। बुक कॉर्नर ने तर्जुमा किया है इसका, तो दोनों में से कोई भी तर्जुमा ले लें। ज़ाहिर है ये कोई इस तरह की किताब तो नहीं है कि इंटरप्रिटेशन में फ़र्क आ जाएगा, दोनों ही तर्जुमे अच्छे होंगे। अगर मुझ पर कभी कोई वक़्त आया कि मैं दोनों ही तर्जुमों का मुआवज़ा करूँगा, और जैसे मैंने आप हज़रात से पहले भी कहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन ऐसी किताबें जिनके मल्टीपल तर्जुमे हुए हैं, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव नतीजा आप हज़रात के सामने लेकर आऊँ। असली किताब भी सामने रखूँ जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट है, और बाकी दोनों तराजिम भी रखूँ। क्योंकि हमारे मज़हब में बिलख़ुसूस हमारे फ़िरका यानी कि असना अशरिया, इमामिया असना अशरिया में ये बहुत मसला आया है। यानी कि एक किताब के मुख्तलिफ़ तर्जुमे हुए हैं और कोई तर्जुमा तो बहुत ही फ़ारिग है और कोई तर्जुमा आउट क्लास है। ये मेरे ज़हन में है कि मैं करूँगा आइंदा आने वाले वक़्तों में, लेकिन चूँकि मैं अपने चैनल को उस सिमत में नहीं लेके जाना चाह रहा, मैं फ़िलहाल बहुत नॉर्मल, बहुत ग्रेजुअल और बहुत सतही वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे मेरी ऑडियंस भी ग्रो करेगी, मैं उस तरफ भी आऊँगा। तो ये है आज की वीडियो जनाब, बैटल फॉर गॉड, कैरन आर्मस्ट्रांग। इसे आप पढ़िए, इसे आप रेट कीजिए, पढ़ने के बाद मुझे अपना फीडबैक दीजिए, और मैं आप हज़रात से कह रहा हूँ कि यू विल लव इट यार। आपको ऐसी किताब आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होगी। मुझे अल्लामा रज़ा साबकी साहब ने इससे मुतारिफ़ कराया था। सबसे पहले इसी से मुतारिफ़ कराया था। बैटल फॉर गॉड से ही मुतारिफ़ कराया था, और फिर हिस्ट्री ऑफ गॉड से मुतारिफ़ कराया था, और फिर मैंने पहले हिस्ट्री ऑफ गॉड पढ़ी, फिर बैटल फॉर गॉड पढ़ी। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं काफ़ी तेज़-तेज़ बोलता रहा हूँ, क्योंकि मेरे ज़हन में काफ़ी कुछ चल रहा था, तो मैं नहीं जानता कि वीडियो कितनी तवील हो गई, लेकिन मैंने काफ़ी तेज़ बोला है। अमूमन मैं पॉज़ेज़ लेता हूँ, अब मुझे खुद भी महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा मुँह सूख गया है, ज़ुबान सूख गई है मेरी। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं काफ़ी तेज़ बोला हूँ, और जो कुछ मेरे ज़हन में चल रहा था मैंने कोशिश की कि मैं कैमरे पर निकाल दूँ। ख़ैर, ये थी आज की वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए कि इस तरह का एक चैनल बना हुआ है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पॉडकास्ट को आप बहुत लाइक करते हैं यार, इस तरह की वीडियोज़ को आप लाइक नहीं करते। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, "फुरकान भाई यार बोरिंग वीडियोज़ बना देते हो आप।" लेकिन हम क्या करें, हम खुद भी बोरिंग ही हैं, और अगर हम बोरिंग वीडियोज़ नहीं बनाएँगे, तो लोगों को बोरिंग किस तरह करेंगे? खैर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह अगले जुम्मे को फिर मुलाकात होगी एक नई किताब के साथ। तब तक मैं हूँ फुरकान हैदरी, और आप देख रहे हैं लिखियातीस।